हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एवरेज करंट और इंस्टैंटेनियस करंट। एवरेज एबी मीन्स एवरेज, या आई लिखकर ऊपर बार का साइन दे देंगे। आई एवरेज या आई बार के द्वारा एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इंस्टैंटेनियस करंट को आई टी के द्वारा या केवल आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एवरेज हम लोग 11th क्लास में एवरेज स्पीड पढ़े हैं, एवरेज वेलोसिटी पढ़े हैं, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़े हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़े हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े हैं और एवरेज पावर पढ़े हैं। जहां जहां एवरेज टर्म आया था वहां पर आप लोगों को मैं एक ही बात बताया था कि किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसी क्वांटिटी का, तो हम लोग इस वैल्यू को, क्वांटिटी के वैल्यू को क्या कहेंगे? एवरेज वैल्यू कहेंगे। जैसे फॉर अ टाइम इंटरवल स्पीड का कैलकुलेशन करना होगा तो इस स्पीड को क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। फॉर अ टाइम इंटरवल वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना होगा, इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। और फॉर अ टाइम इंटरवल अगर करंट का कैलकुलेशन करना है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट किसको कहते हैं? किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए जो करंट का वैल्यू होता है उसको कहते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट पूरे टाइम इंटरवल के लिए एक ही होता है। और इंस्टैंटेनियस, ध्यान देंगे आप लोग, इंस्टैंट से बना है इंस्टैंटेनियस। टाइम के किसी इंस्टैंट पर जो करंट का वैल्यू होता है इट इज नोन एज इंस्टैंटेनियस करंट। ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से एवरेज के बारे में पढ़ेंगे और इंस्टैंटेनियस के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो अब हम लोग को पढ़ना है एवरेज करंट के बारे में। मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है और आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं, किसी भी वायर से करंट का कैलकुलेशन करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक सरफेस कंसीडर करेंगे। ये सरफेस कोई भी हो सकता है, सरफेस कंसीडर करेंगे और जो सरफेस कंसीडर करेंगे उस सरफेस से जब चार्ज का नेट फ्लो होगा तब कहेंगे कि इस सरफेस के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है। जब कभी हम लोगों को एवरेज करंट का कैलकुलेशन करना होगा तो क्वेश्चन में टाइम इंटरवल दिया रहेगा, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में एवरेज करंट के पहले एवरेज टर्म का यूज हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर केवल ये कह दिया जाए कि कैलकुलेट द करंट फॉर दिस टाइम इंटरवल दिया है तो टाइम इंटरवल देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर एवरेज करंट का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो देखिए टाइम इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा और जितना टाइम इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उतना टाइम इंटरवल में जिस सरफेस से करंट का कैलकुलेशन करना है उस सरफेस से टोटल जितना चार्ज का अमाउंट पास करेगा, चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। जो रेशियो आएगा वही एवरेज करंट के इक्वल हो जाएगा। तो एवरेज करंट को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू अ सरफेस एंड द टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू द एवरेज करंट। समझ में आ गया? थ्रू द सरफेस। और एवरेज करंट कहेंगे किसको? डेफिनेशन लिखेंगे पढ़े हम लोग। द इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ टाइम इंटरवल
एवरेज करंट, the electric current for a time interval is known as the average current. अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज करंट। तो ध्यान देंगे आप लोग, एवरेज करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं भी समझाया हूं। सबसे पहले टाइम इंटरवल क्वेश्चन में जो दिया रहेगा टाइम इंटरवल का कैलकुलेशन करेंगे, फिर टाइम इंटरवल जो दिया रहेगा उसमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट का कैलकुलेशन करेंगे और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट में टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज करंट का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, the average current through a surface is equal to the ratio of the total amount of charge, the total amount of charge passed through the surface and the total time taken देखिए, the average current through a surface is equal to the ratio of the total amount of charge passed through the surface and the total time taken। यहां जो है the total time taken, तो यहां पर क्या लिखना होगा, that is एवरेज स्पीड आई, एवरेज स्पीड नहीं सॉरी, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू अ सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हुआ एवरेज करंट। एवरेज करंट इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है, जिस सरफेस से एवरेज करंट का कैलकुलेशन करना है उससे होकर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, और डेल्टा टी क्या है, चार्ज पास होने में लगा हुआ टोटल समय। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैन्टेनियस करंट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूं इंस्टैन्टेनियस करंट का मतलब क्या होगा। इंस्टेंट का मतलब, इंस्टैन्टेनियस किससे बना है, इंस्टेंट से बना है, टाइम के इंस्टेंट से बना है। तो टाइम के किसी इंस्टेंट पर करंट का जो वैल्यू होगा इट इज नोन एज इंस्टैन्टेनियस करंट। तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को द इलेक्ट्रिक
current at a particular instant of time is known as the instantaneous current electric current at a particular instant of time is known as the instantaneous current। अब हम लोग पढ़ेंगे calculation of the instantaneous current, कैलकुलेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब टाइम के किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट का जो वैल्यू होगा इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। तो देखिए आप लोग इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इंस्टेंटेनियस की कैलकुलेशन करने से पहले दो बातें हम लोगों को याद रखनी है। सबसे पहला बात याद रखना है कि अगर कोई क्वांटिटी हो और फिजिकल क्वांटिटी हो, उसके बहुत सारे वैल्यूज हो लेकिन सभी वैल्यूज आपस में इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में जब सभी इक्वल वैल्यूज का एवरेज हम लोग फाइंड करेंगे तो एवरेज वैल्यू और प्रत्येक वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाता है। प्रत्येक वैल्यू का मतलब इंस्टेंटेनियस। जैसे देखिए मान लीजिए एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, क्लासरूम में 100 स्टूडेंट, और ये मान लिया जाए कि प्रत्येक स्टूडेंट का हाइट बिल्कुल इक्वल हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे किसी की हाइट अधिक किसी की कम, लेकिन हम मान लें अगर ऐसा कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं प्रत्येक का हाइट क्या है, इक्वल है, और ऐसे कंडीशन में अगर सभी के हाइट का एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या होगा, h प्लस कहां तक, अप टू nth टर्म, इनवर्ट टर्म तक। और इसके बाद इसमें फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, h प्लस h 100, 100 बार है तो ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 100 कैंसिल होगा और क्या हो जाएगा ये h। मतलब एवरेज हाइट इक्वल टू द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट का हाइट। क्लियर हुआ। अब यहां देखिए सब लोग एवरेज हाइट इक्वल टू प्रत्येक स्टूडेंट का हाइट हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये कब आया, सबका हाइट सेम था तब ऐसा है। इसका मतलब क्या याद रखना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे वैल्यूज हो, सब इक्वल हो, तो इक्वल वैल्यूज का एवरेज भी प्रत्येक के बराबर होता है। अब देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम इंटरवल अगर वेरी स्मॉल हो, बहुत बहुत छोटा हो, इन्फिनाइटसिमल हो, अति सूक्ष्म, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों को किसी भी क्वांटिटी, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, ऐसे कंडीशन में किसी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को बाइक, मोटरसाइकिल दे दिया जाए, बाइक दे दिया जाए और कहा जाए कि 1 घंटे में टाइम कितना दिया गया है, 1 आवर,
इस 1 घंटे में बाइक के स्पीड को जितना इच्छा हो, जितना बार हो पॉसिबल हो, बढ़ाइए घटाइए, मतलब चेंज करिए। तो 1 आवर बहुत बड़ा टाइम होता है। इतना टाइम में आप बाइक के स्पीड को बहुत बार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक्सेलरेटर को दबाएंगे, स्पीड बढ़ेगी, और एक्सेलरेटर कम करेंगे, ब्रेक दबा दें तो स्पीड का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अब देखिए, अगर हम यही 1 मिनट का टाइम दें, 1 मिनट दें, तो 1 मिनट 1 आवर से काफी कम होता है। अब 1 मिनट में कहा जाए कि बाइक के स्पीड को बढ़ाइए घटाइए, तो 1 मिनट छोटा टाइम है, इसमें 1 या 2 बार आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर 1 सेकेंड टाइम दिया जाए तो 1 सेकेंड तो बहुत छोटा होगा, इसमें या तो स्पीड बढ़ेगा नहीं तो स्पीड घटेगा। लेकिन अगर टाइम 1/1000 सेकेंड, 1/10,000 सेकेंड, 1/1 लाख सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 1000वां, लाखवां, करोड़वां भाग, इतना छोटा टाइम अगर दिया जाए और कहा जाए इतने कम समय में बाइक के स्पीड को चेंज करिए, तो आप सोचिए टाइम अगर बहुत छोटा है तो इतना कम समय में तो सोचने में ही लग जाएगा बढ़ाना है कि घटाना है। मतलब इतना कम समय में बाइक के स्पीड को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंटरवल अगर वेरी स्मॉल हो तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक इसी तरह से टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो तो केवल स्पीड में ही नहीं, किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल रहेगा तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को ये डेल्टा टी फाइनाइट टाइम इंटरवल है, और वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को ऐसे डिनोट करेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये टाइम 0 की ओर टेंड कर रहा है, बहुत बहुत छोटा टाइम है, इसे dt के द्वारा भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो कितनी बातें सीखे, 2 बातें हम लोग अभी सीख चुके। पहला, किसी क्वांटिटी के बहुत सारे वैल्यू हो, सब आपस में इक्वल हो तो सबका एवरेज प्रत्येक वैल्यू के बराबर होगा। और दूसरा, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड का कैलकुलेशन करना है। 2 बातें हम लोग अभी सीखे, जिसमें एक सीखे टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब क्वांटिटी का मान वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इस लाइन पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या रिप्रेजेंट करना है, टाइम। और मान लीजिए इस लाइन के इस पॉइंट पर टाइम का वैल्यू है t, यहां पर टाइम का वैल्यू कितना है, t है। तो टाइम का वैल्यू अगर t है, एक इंस्टेंट हो गया, और इसी t टाइम पर हम लोगों को करंट का कैलकुलेशन करना है, कितना के बराबर होगा, I का कैलकुलेशन करना है। मान लेते हैं टाइम का इंस्टेंट है t और उस पर करंट का वैल्यू है I, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए नियम है, किसी भी क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर फाइंड करना हो, मतलब टाइम के किसी इंस्टेंट पर वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो करेंगे क्या, जितना टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है उस टाइम के बाद वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग लेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जब हम लोग ले लेंगे, ये वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मान लीजिए यहां से यहां तक है। वेरी स्मॉल का मतलब बहुत बहुत छोटा, 1 सेकेंड का भी 1000वां, 10,000वां, लाखवां, करोड़वां, इतना को वेरी स्मॉल कहेंगे। तो ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि इतना टाइम इंटरवल में जितने भी टाइम के इंस्टेंट होंगे, प्रत्येक इंस्टेंट पर करंट का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां अगर I है, यहां भी I, हर जगह करंट का वैल्यू क्या हो गया, I हो गया। और जब सब जगह I हो गया तो सभी इक्वल वैल्यू का अगर फाइंड करेंगे हम लोग एवरेज वैल्यू, प्रत्येक वाले वैल्यू तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और प्रत्येक वैल्यू मतलब I, यही I हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हुआ कि t टाइम पर जो करंट है वो एवरेज करंट के क्या होगा, इक्वल होगा।
इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू एवरेज करंट। लेकिन ध्यान में रहे, अगर इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू एवरेज करंट तो फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों में अंतर क्या रहेगा? अंतर रहेगा। इंस्टेंटेनियस एवरेज के हमेशा इक्वल नहीं होता है, एक सर्टेन कंडीशन में होगा। और ये कंडीशन क्या है? अभी बताया गया है, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर एवरेज करेंट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फाइंड किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तब एवरेज करंट का वैल्यू इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए, मतलब कहने का मतलब है एक स्पेशल कंडीशन में इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू एवरेज करंट, और वो कंडीशन ये है। और मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हैं कि जब भी हम लोगों को एक स्पेशल कंडीशन में कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो वहां क्या करते हैं? लिमिट लेते हैं। तो इसे हम लोग मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, आई टी इक्वल टू लिमिट, मतलब कंडीशन। क्या कंडीशन है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और फिर यहां आई एवरेज। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एवरेज करंट का लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट लेकर जो वैल्यू फाइंड किया जाता है उसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो एवरेज करंट का लिमिटिंग वैल्यू जब टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 हो, इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग अब डेफिनेशन लिखें। The instantaneous current through a surface is equal to the limiting value of the average current when the time interval tends to 0. That is, अब देखिए जो हम लोग लिखे हैं अभी वर्ड्स में, उसी को हम लोग अब मैथमेटिकली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट व्हेन द टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। और एवरेज करंट का वैल्यू आप लोग पढ़े हुए हैं, ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। एवरेज करंट किसके बराबर होता है? ये होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हुआ? और फिर यहां इंस्टेंटेनियस करंट, देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को कैसे लिखेंगे? देखिए आप लोग यहां आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसे कैसे लिखते हैं हम लोग? डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई। ठीक उसी तरह से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी इंटू क्यू। तो क्या सीखे हम लोग? सीखे अभी अगर इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का
डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग दो बातें सीखे अभी। एवरेज करंट अगर फाइंड करना हो तो टोटल चार्ज में टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, और इंस्टेंटेनियस करंट अगर फाइंड करना हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट को, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में जब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को प्राप्त होगा। और एक बात ध्यान देना है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट को केवल इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग। अब यहां समझेंगे हम लोग, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म करंट, यूनिफॉर्म करंट के केस में देखिए क्या होगा। करंट अगर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हिंदी में एक समान कहते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म करंट I इक्वल टू कांस्टेंट, देखेंगे हम यूनिफॉर्म करंट के केस में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म करंट के केस में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और जब कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब टाइम के प्रत्येक स्टैंड पर करंट जो का त्यों बना रहेगा, तब इसे कहेंगे यूनिफॉर्म करंट। और आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, कोई भी क्वांटिटी हो उसका बहुत सारे वैल्यू हो लेकिन सब आपस में इक्वल हो तो सबका एवरेज प्रत्येक के बराबर होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा। तो यूनिफॉर्म करंट के केस में प्रत्येक स्टैंड पर करंट इक्वल रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर करंट का एवरेज निकालेंगे तो प्रत्येक जो एवरेज वैल्यू होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आई एवरेज, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू एवरेज करंट। और इसके बाद यहां देखेंगे इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म करंट, देखेंगे यहां नॉन यूनिफॉर्म करंट के केस में क्या करें, तो जब नॉन यूनिफॉर्म करंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो, तो नॉन यूनिफॉर्म करंट के केस में आई कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब आई वेरिएबल होगा। नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो आई होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, करंट में चेंज होगा। और जब करंट में चेंज होगा यहां, तो जब वेरिएबल हो गया, करंट के बहुत सारे वैल्यूज होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू जो होगा वो किसी किसी इंस्टेंटेनियस के इक्वल हो जाएगा और किसी किसी इंस्टेंटेनियस के इक्वल नहीं होगा। आई टी इक्वल टू आई एवरेज, या यहां लिखना होगा आई टी नॉट इक्वल टू आई एवरेज। ठीक है, लिखेंगे इसे। अब हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू अ सरफेस इन अ गिवन टाइम इंटरवल इफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सरफेस इज यूनिफॉर्म। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज
कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पहले देखेंगे, मान लीजिए यहां कोई वायर हो गया, सब लोग ध्यान दीजिए, और वायर में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, करंट यहां स्मॉल आई पास कर रहा है जो कांस्टेंट है, अभी हेडिंग में दिया हुआ है। और आप लोग जानते हैं कोई भी सरफेस से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस के थ्रू चार्ज का नेट फ्लो हो रहा है, मतलब यहां चार्ज का नेट फ्लो हो रहा है। और जब नेट फ्लो होगा तो बताना है गिवन टाइम में, टाइम इंटरवल दिया रहेगा, मान लीजिए यहां टाइम इंटरवल दिया गया है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में बताना है कितना चार्ज का अमाउंट पास किया, डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज यहां से इस सरफेस से पास करेगा, यही बताना है। तो पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को कि जब क्वेश्चन में करंट दिया रहेगा तो कब समझेंगे आप लोग यूनिफॉर्म है, कब समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर मान लीजिए आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर और एक वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू टी एम्पियर, तो दोनों में क्या अंतर है? टी क्या है? टाइम, और टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, वो तो ऑलवेज वैरी करते रहेगा, बदलते रहेगा। तो देखिए यहां टाइम चेंज होगा तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज करेगा। अगर टी का वैल्यू मान लेते हैं 0 इनिशियल टाइम, तो करंट का वैल्यू 10 इंटू 0 इक्वल टू 0। और अगर टाइम का वैल्यू लेते हैं 1 सेकेंड, तो करंट का वैल्यू 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 एम्पियर, 0 से 10 हो गया। अगर टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड, तो करंट का वैल्यू 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 एम्पियर। तो यहां करंट जो है कंटिन्यूअसली क्या करेगा? चेंज करेगा। अब यहां देखिए, लेकिन ऊपर में फॉर्मूला में ओनली 10 है, यहां कोई टाइम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम कुछ भी हो, करंट का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा? 10 एम्पियर ही रहेगा। करंट में कोई अंतर नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। 10 एम्पियर का मतलब होगा 10 कूलम पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो 10 कूलम पर सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में सरफेस जिसके थ्रू करंट का कैलकुलेशन किया गया है, सरफेस के थ्रू 10 कूलम चार्ज पास करेगा। 10 एम्पियर मतलब 10 कूलम पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज पास करेगा। तो टाइम अगर दिया गया है मान लीजिए 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में कितना हो गया? 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 कूलम का मतलब ये 10 क्या हुआ? करेंट 5 हुआ टाइम इंटरवल इक्वल टू डेल्टा क्यू, या केवल क्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जब भी करंट दिया हो, टाइम इंटरवल दिया हो और चार्ज का कैलकुलेशन करना हो, तो क्या करेंगे? करंट इंटू टाइम कर देंगे, तो चार्ज का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां हम लोग को लिखना चाहिए, देखेंगे आप लोग, द अमाउंट of charge passed through the surface in a time इंटरवल डेल्टा टी टाइम में अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, या आप लोग केवल क्यू बराबर भी लिख सकते थे, आई इंटू डेल्टा टी। तो जब कभी करंट कांस्टेंट रहे, याद रहे ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर करंट कांस्टेंट हो तो करंट इनटू टाइम बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहां लास्ट में, अब हम लोग पढ़ेंगे पुनः एक बार टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग
सबसे पहले जो पढ़े थे आज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर टाइम को ध्यान में रखते हुए करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। लेकिन अभी करंट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए करंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट करंट या डीसी, इनडायरेक्ट करंट, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, यहां गलत लिखा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट और एसी, डायरेक्ट करंट और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और एसी। तो डायरेक्ट करंट, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ विच डायरेक्शन रिमेन्स सेम, याद रखिए वैसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका डायरेक्शन ऑलवेज सेम होता है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इस कंडीशन में करंट के डायरेक्शन में कभी चेंज नहीं होगा। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इसमें करंट का डायरेक्शन एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लास्ट में अपने आप क्या होता है, जैसे रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। ये टाइम इंटरवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए फिक्स होता है। उतना टाइम इंटरवल जैसे ही कंप्लीट हुआ, करंट का डायरेक्शन अपने आप जैसा पहले था उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ विच डायरेक्शन इज बीइंग रिवर्स्ड, हमेशा रिवर्स्ड होते रहता है एट द एंड ऑफ अ सर्टेन टाइम इंटरवल, इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट और एसी।